अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। टुडे हम अपना वीक 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे और वीक 5 जो है उसका टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लूप्स। आई थिंक हम ये टॉपिक ऑलरेडी क्लास में थोड़ा बहुत कवर कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि लास्ट की क्लासेस में थोड़ी डिस्टर्बेंस भी थी और अनसर्टेनिटी भी थी, तो इसलिए हम इस टॉपिक को दोबारा से इनिशियल से स्टार्ट करके रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है वो अब एलएमएस के थ्रू जो है वो कवर करेंगे। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास 6 हैं, ठीक है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। यूजुअली रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि हम इसके दोनों साइड पे जो है वो कोई वैल्यू होती है, हम उस वैल्यू को कंपेयर करते हैं। वैल्यू का कंपेयर करने पे हमें सिर्फ दो ही तरह के आंसर्स मिल सकते हैं, या तो आंसर होता है ट्रू या आंसर होता है फॉल्स। और एज यू ऑलरेडी डिस्कस, एक डेटा टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं बीच में, जो कि है बूलियन। तो रिलेशनल ऑपरेटर का जो आंसर आता है वो आंसर हमेशा बूलियन वैल्यू होती है या बूलियन वैल्यू कहलाती है। अच्छा, सी प्लस प्लस के अंदर ये वैल्यू जो है वो ट्रू फॉल्स के तौर पे भी रिप्रेजेंट होती है, या 0 या 1 के लिए भी हम इसको कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट होती है। ट्रू के लिए यूजली स्क्रीन पे आपको रिजल्ट शो होगा 1, और फॉल्स के लिए आपको जो स्क्रीन पे रिजल्ट शो होगा वो होगा 0। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब यही है कि ऐसे एक्सप्रेशंस जिसके अंदर डिसीजंस इन्वॉल्व हों इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, हम उनको लॉजिकल एक्सप्रेशंस ही कहते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशंस में सबसे पहले तो हम ये 4 रिलेशनल ऑपरेटर्स ही इस्तेमाल करेंगे। यूजली एक लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू या इन 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स में से कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इसके अलावा हम आगे एक टॉपिक और कवर करेंगे जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स है। वो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो शामिल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव 2 वेरिएबल। वेरिएबल 1 जो है उसकी वैल्यू 10 है, सॉरी वेरिएबल आई जो है उसकी वैल्यू जो है वो 10 है, और वेरिएबल जे जो है उसकी वैल्यू जो है वो -5 है। अब ये 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें तो फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन 1 जो है दैट इज आई ग्रेटर देन जे, इसका आंसर जो है वो ट्रू होगा। ये जितनी भी एग्जाम्पल्स है ये सारी की सारी एग्जाम्पल ट्रू एक्सप्रेशन की हैं जिनका आंसर, जिनकी बूलियन वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी। सो आई इज 10 एंड जे इज -5, तो ऑब्वियसली आई इज ग्रेटर देन जे, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। सेकेंड एक्सप्रेशन जो है वो है आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। नॉट इक्वल टू मतलब यह है कि ये दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेगा और आंसर ट्रू उसी वक्त आएगा जब वो दोनों वैल्यूज आपस में एक जैसी नहीं होंगी, बराबर नहीं होंगी। तो ऑब्वियसली इट्स ऑल्सो ट्रू बिकॉज आई इज नॉट इक्वल टू जे। देन द थर्ड एक्सप्रेशन इज जे ग्रेटर देन -8। जे की वैल्यू 10 है एंड -10 इज -8 इज ऑब्वियसली वेरी लेस देन जे। लास्ट एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर कॉम्बिनेशन यूज हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो j प्लस 15, यानी इसमें सबसे पहले होगा क्या कि ये j और 15 को ऐड करेगा। j की वैल्यू जो कि -5 है, उसमें जब हम +15 ऐड करेंगे तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर आप अपना रिवाइज करो तो एक वैल्यू माइनस में है, दूसरी वैल्यू प्लस में है, ऑब्वियसली वैल्यू माइनस होगी। आपका आंसर जो आएगा वो आएगा +10। अच्छा, +10 या आप इसको नॉर्मल 10 भी कह सकते हो। अब यहाँ पे i की वैल्यू भी 10 है और j प्लस 15 की वैल्यू भी 10 ही आई है। हमने ऑपरेटर बीच में कौन सा यूज किया हुआ है, लेस देन इक्वल टू, तो ऑब्वियसली लेस देन तो नहीं है, 10 लेस देन 10 तो नहीं है, लेकिन 10 इक्वल टू 10 जो है वो ट्रू है। तो ये चारों एक्सप्रेशन जो है, इन चारों एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो हमें ट्रू में मिलेगा। अच्छा, फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनको चाहो तो इन लॉजिकल ऑपरेटर, इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को, इवन लॉजिकल ऑपरेटर को भी हम सी आउट के स्टेटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सी आउट के स्टेटमेंट में आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि जब भी आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज करो तो उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके एक्सप्रेशन को यूज करो, अदरवाइज आपका कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज होगा। तो सी आउट, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर और ब्रैकेट के अंदर आई लेस देन जे, इसका आंसर जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा वो होगा 0। हम इसको अभी थोड़ी देर के अंदर दी एग्जाम्पल को करके देखते हैं। और अगर आप जे आई ग्रेटर देन जे करोगे विच इज ट्रू, तो इसका आंसर जो है आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा 1।
हमारे पूरे लेक्चर के अंदर जो है वो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स होंगे जो हम इसी स्लाइड के थ्रू कवर करते हुए जाएंगे। साथ में हम जो है वो अपने देव C++ के अंदर देव के सॉरी आईडी के अंदर हम अपने जो जिस तरीके से हम पहले करते थे हम अपनी एग्जांपल्स जो है उनको सॉल्व करते हुए जाएंगे। टाइम सेव करने के लिए एग्जांपल्स जो है वो पहले से ही रेडी हैं, तो हम इसको सिर्फ एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हम सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करके देख रहे हैं कि इनका स्क्रीन पे डिस्प्ले जो है वो किस तरीके आता है, किस तरह आएगा। अच्छा, ये इनिशियल पार्ट हम ऑलरेडी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा ये iOS पे हमने इंक्लूड क्यों की है, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी जो है उसका क्या काम है, और इंटीजर मेन जो बेसिकली हमारे प्रोग्राम की स्टार्ट है। अच्छा, सबसे पहले हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, एक इंटीजर ए, एक इंटीजर बी। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, और हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम कियास के थ्रू इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवा कर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कोड लिखा हुआ है, हम इसको सिर्फ रन करेंगे। कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसका आंसर जो जनरेट हुआ है वो है 1, 0 एंड 0। तो जो हमारी पहली एक्सप्रेशन है हम इसके साथ ही रखते हैं। पहली एक्सप्रेशन है हमारी a लेस देन b, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो ऑब्वियसली इट्स ट्रू कि a लेस देन b सही है। अच्छा, सेकंड हमारा एक्सप्रेशन जो है वो है a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो a ग्रेटर देन b जो वैल्यू है वो आपकी फॉल्स है। लास्ट एक्सप्रेशन जो हमने दिया है वो है a इक्वल्स टू b। ठीक है, अच्छा इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमेशा इक्वल्स टू का साइन डबल आता है, और हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है सॉरी ये जो ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिससे सिर्फ एक इक्वल्स टू का निशान होगा, और जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है वो दो इक्वल्स टू के निशानों से मिलकर या उनके सिंबल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है वो अकॉर्डिंगली सही आया है। अच्छा, फिर एक फ्लैग है। ठीक है, कुछ फ्लैग्स हैं जो हम सीआउट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सीआउट के आउटपुट को चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो इसको हम स्टॉप करते हैं क्योंकि हम प्रोग्राम हमें दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या है, हमारा जो फ्लैग है उस फ्लैग का नाम है बूल अल्फा। ठीक है, बूल अल्फा फ्लैग आप यूज कर सकते हो। बूल अल्फा फ्लैग क्या करता है कि अभी जो आपको स्ट्रिंग का आंसर 0 और 1 की सूरत में नजर आ रहा है उसको वो ट्रू एंड फॉल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। अगेन सेम प्रोग्राम को आप कंपाइल करोगे तो आपकी दफा आपको जो आंसर्स हैं वो 1 एंड 0 के बजाय ट्रू एंड फॉल्स में स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आप बूल अल्फा यूज कर सकते हो। बूल अल्फा इज एज अ काइंड ऑफ फ्लैग जिसको आपने सी आउट में एक दफा यूज किया है तो वो ऑन हो जाता है। जब वो फ्लैग ऑन हो जाता है तो उसके बाद जितने भी एक्सप्रेशंस हैं वो सारे के सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रू या फॉल्स की सूरत में नजर आएंगे। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्लाइड है, इट्स टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट का मतलब ये है कि प्रोग्राम का फ्लो किस किस तरीके का हो सकता है या आपका प्रोग्राम किस तरीके से फ्लो कर सकता है। सबसे कॉमन फ्लो जो है वो है सीक्वेंशियल फ्लो, जिसको सीक्वेंस भी कहते हैं। ठीक है, राइट हेयर हाइलाइटर अगेन हम ऑन करते हैं ताकि जिन चीजों पर हम फोकस कर रहे हैं उन चीजों को हम हाईलाइट कर सकें। तो जो सीक्वेंस फ्लो है आपका वो नॉर्मल फ्लो है जो अभी तक हम इस्तेमाल करते हुए आए हैं। सीक्वेंशियल फ्लो या सीक्वेंस फ्लो का मतलब ये होता है कि सबसे पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल अगर सी आउट की 3 स्टेटमेंट थी तो पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद सेकंड एग्जीक्यूट होगी एंड सो ऑन, और जब तक प्रोग्राम का एंडिंग पार्ट नहीं मिलता एक के बाद एक सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी। सेकंड टाइप का जो हमारे पास कंस्ट्रक्ट है वो उसको हम सिलेक्शन या डिसीजन कंस्ट्रक्ट कहते हैं। अदरवाइज सिलेक्शन फ्लो भी कहलाता है, डिसीजन फ्लो भी कहलाता है, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट कह सकते हो, डिसीजन कंस्ट्रक्ट कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट के थ्रू आप प्रोग्राम को एक डिसीजन लेने के लिए कहते हो। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो इफ हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट, ये दो टाइप की स्टेटमेंट इसके अंदर आती हैं। इसमें होता क्या है कि आपके पास एक टेस्ट स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। उस टेस्ट स्टेटमेंट का आंसर या तो ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है।
अगर आंसर ट्रू आता है तो आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू के बाद वाली चलती हैं। अदरवाइज अगर आंसर ट्रू नहीं आता, फॉल्स आता है, तो आपकी स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स वाली चलती हैं। दोनों सूरतों के अंदर इसमें या तो ट्रू वाली स्टेटमेंट चलती है या फिर फॉल्स वाली स्टेटमेंट चलती है। तो ये क्या कर सकता है कि प्रोग्राम का फ्लो चेंज कर सकता है। आप प्रोग्राम से ये डिसाइड करवा सकते हो कि या तो ये वाली लाइन चलाओ, अदरवाइज अगर ये वाली लाइन नहीं चलानी या फिर ये वाली लाइन चलाओ। अच्छा, सेकंड थर्ड टाइप का जो आप कंस्ट्रक्ट है वो रिपीटेटिव फ्लो कहलाता है या रिपीटेशन फ्लो कहलाता है या रिपीटेशन कंस्ट्रक्ट कहलाता है। रिपीटेशन कंस्ट्रक्ट के अंदर आपके लूप्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग। अच्छा, ये फ्लो चार्ट जो है इट्स अ कॉमन वे टू शो प्रोग्राम का फ्लो शो करने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं जो प्री डिजाइन सिंबल्स हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जो शो कर सकते हैं कि प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से फ्लो करेगा या प्रोग्राम की तरतीब किस तरीके से चलेगी। तो यहाँ पर रिपीटेटिव फ्लो में क्या होता है कि हमारे पास एक वाइल कंडीशन होती है या मतलब स्पेशली इसके अंदर लूप्स आ जाते हैं। फॉर लूप हो सकता है, वाइल लूप हो सकता है, डू वाइल लूप हो सकता है। अच्छा, रिपीटेशन में क्या होता है कि आप कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार चलाना चाहते हो। अब इसके अंदर अगेन एक तरह का डिसीजन ही लिया जा रहा होता है, लेकिन अगर वो डिसीजन ट्रू हो तो कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो उस वक्त तक चलती रहती हैं जब तक डिसीजन जो है वो फॉल्स ना हो जाए। तो यहाँ पे हम वाइल के अंदर एक कंडीशन देते हैं, ठीक है। कंडीशन अगर ट्रू होगी, ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं, ये एक्शंस जो है वो बार बार चलते रहेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लाइन जो है वो दोबारा वाइल की तरफ वापस जा रही है। मीन्स ये एक रिपीटिशन के अंदर, एक लूप के अंदर ये चीज कंटिन्यूअसली चलती रहेगी जब तक आपका डिसीजन या आपकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तब आप ये कह सकते हो कि ये प्रोग्राम जो अपना फ्लो खत्म करके एंडिंग की तरफ जाएगा। अदरवाइज ये रिपीटेटिव फ्लो जो है वो चलता रहेगा। सो इन सारे फ्लोज को क्रिएट करने के लिए, सिलेक्शन और डिसीजन को या रिपीटेशन फ्लो को क्रिएट करने के लिए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर मेन की है। अच्छा, इसके बाद सबसे पहला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो रिपीटेशन फ्लो से स्टार्ट करें, जिसमें सबसे पहला लूप हमारे पास कौन सा है? फॉर लूप है। फॉर लूप के बारे में कुछ पॉइंट्स। नंबर 1 कि ये लूप उस वक्त तक चलता है जब तक हमारी सेंटर वाली कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है। उसके अलावा अगर फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट हो तो हमें ब्रेसेस यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं आई एम नॉट रीडिंग दैम बिकॉज ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आप इनको इजीली रीड कर सकते हो। मेरा पॉइंट जो है वो सिर्फ ये है कि आप लोगों के लिए जितना ये चीज आसान बनाई जा सके हम उस तरीके से इसको लेके चलें। अच्छा, फिर अगर हम सेमीकोलन दे देते हैं लूप के आखिर में, तो लूप के जो बॉडी है या लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो वर्क नहीं करेंगी। लूप चलेगा जरूर, लेकिन वो एक तरीके से सिर्फ काउंटिंग करेगा और वो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। फिर हमारे पास फॉर का जर्नल सेंटेक्स है। जर्नल सेंटेक्स का मतलब कि फॉर के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो लाजमी लिखी जाती हैं, या कौन कौन सी चीज लाजमी तो नहीं, मतलब कौन कौन सी चीजें उसके अंदर आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले फॉर का कीवर्ड है जो कि लाजमी है, आपको देना जरूरी है। उसके बाद ये ब्रेसेस हैं, सर्कल ब्रैकेट्स कह लो, ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट्स जो है वो जरूरी हैं। उसके बाद आपके पास इनिशियलाइजेशन है, वी विल डिस्कस इट इन इस प्रोग्राम के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड नंबर, उसके बाद फिर सेमीकोलन है, सेमीकोलन मस्ट है। उसके बाद आपकी टेस्ट कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर एक सेमीकोलन मस्ट देना है। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आ सकता है जो कि ऑप्शनल है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इसके बाद आपके पास एक ब्रैकेट है और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग, कर्ली ब्रेसेस एंडिंग, और इसके बीच में वो स्टेटमेंट्स होंगी जो आपको बार बार चलानी है। पॉइंट नंबर 2 में यही चीज डिस्कस की गई है कि अगर आप ये कर्ली ब्रेसेस आप अवॉइड कर सकते हो, ओमिट कर सकते हो, अगर आपके पास फॉर के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। तो अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है तो ये कर्ली ब्रेसेस जो है वो लाजमी नहीं है। उसके बाद कुछ और फैक्ट्स अबाउट फॉर लूप के। नंबर 1, द फर्स्ट एक्सप्रेशन सेट द इनिशियल कंडीशन फॉर द फॉर लूप। इट मींस कि जो आपकी पहली इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि हम लूप की स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे होते हैं कि लूप जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा। फॉर लूप को काउंटर लूप भी कहा जाता है। ज्यादातर इसका काम ये है कि एक स्पेसिफिक टाइप के वेरिएबल में ये काउंटिंग करता है, तो उस काउंटिंग की जो इनिशियल वैल्यू है वो इनिशियलाइजेशन के अंदर दी जाती है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट इज द बेसिकली टेस्ट कंडीशन।
सेकंड पार्ट के अंदर आप टेक्स्ट कंडीशन क्रिएट करोगे, वो एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो क्या होते हैं। ये बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर से मिलके बनते हैं और इनका आंसर हमेशा ट्रू में या फॉल्स में आता है, या हम ये कह सकते हैं कि इनका आंसर हमेशा एक बूलियन वैल्यू होती है। अच्छा, थर्ड चीज जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो आपका पास ये कह सकते हो कि इसमें हम इंक्रीमेंट, ठीक है, या डिक्रीमेंट यूज करते हैं यूजली। अच्छा, यहाँ पॉइंट लिखा हुआ था थर्ड एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड आफ्टर द लूप स्टेटमेंट और ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग अ प्रोग्राम कि इस फॉर लूप के अंदर जब ये रिपीटेटिव लूप चलता है तो किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है, किस सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होता है, सीक्वेंस को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जब एक्सप्रेशन आफ्टर दिस एक्सप्रेशन हैज बीन इवैल्यूएटेड द सेकंड एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड वंस मोर टू सी वेदर लूप शुड कंटिन्यू। ये जो चारों पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स को हम एक एग्जांपल प्रोग्राम के थ्रू अभी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल, इसी एग्जांपल प्रोग्राम के थ्रू ही हम इन 4 पॉइंट जो यहाँ हमने देखे हैं, इन चारों पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट कि आपका फॉर लूप के अंदर ये एक सिंपल फॉर लूप है, ठीक है, जो कि सिंपली एक वेरिएबल आई को यूज कर रहा है एज काउंटिंग, और उस वेरिएबल आई की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट आउट करेगा। ओके, तो फिर लूप का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, इनिशियलाइजेशन, जिसमें हमने लिखा है इंटीजर आई इज इक्वल टू 1। वी हैव इनिशियलाइज्ड अ वेरिएबल आई। इसी सेम को हम थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी करते हैं। फ्लो चार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सिंबल रिप्रेजेंट स्टार, ठीक है, जिसको हम एक शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक शेप से। स्टार्ट और एंड आप देख सकते हैं, ये स्टार्ट और एंड जो है वो दोनों एक ही शेप से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद इस रेक्टेंगल का मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक प्रोसेस चल रहा है। इस प्रोसेस हमारे पास ये है कि हमने एक वेरिएबल आई की वैल्यू जो है वो 1 सेट की है, ठीक है। तो हमने अगेन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई इज इक्वल टू 1 सिर्फ एक ही दफा चलेगा, ठीक है। फॉर के अंदर जो इनिशियलाइजेशन है, यानी फॉर का स्पेसिफिक ये वाला पार्ट, ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट सिर्फ एक दफा चलता है, सिर्फ वंस एग्जीक्यूट होता है। आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू भी इसको देख सकते हो कि ये सिर्फ एक ही दफा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या चलेगा, सेकंड स्टेप में ये देखेगा आई लेस देन इक्वल टू 6। ये क्या है, एक डिसीजन है, एक कंडीशन है। कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट के अंदर ये डायमंड सिंबल यूज किया जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर एक डिसीजन लिया जाएगा या यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। कंडीशन हमारा सेकंड स्टेप होगा जो लूप में चलेगा, चेक करेगा कि अदर आई इज लेस देन और इक्वल टू 6। इसका कंडीशन क्या बन रही है, ट्रू। ट्रू कंडीशन बनने पे आप देख सकते हो कि अगर आंसर यस है तो इसने क्या करना है, आई पे जाना है। यहाँ पे आई का मतलब ये है, ये सिंबल जो पैरेललोग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को। तो इसके बाद जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी हमारा फ्लो किस तरफ जाएगा, इस स्टेटमेंट की तरफ। जैसी कंडीशन ट्रू होगी इसने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, सी आउट, आई और एंडल। तो आपको स्क्रीन पे जो आउटपुट मिलेगा उसमें क्या होगा कि आपका 1 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 इट्स बिकॉज ऑफ लूप, ठीक है। जैसे ही एक दफा 1 को प्रिंट कर देगा उसके बाद क्या है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 10, सॉरी आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। उसके बाद फोर्थ स्टेप में ये आई प्लस प्लस जो है वो चलेगा, विच इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। इसको हम आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या करेगा, आई के अंदर एक नंबर का इजाफा कर देगा। आई की नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 2। इसके बाद अभी नोट कर सकते हो कि ये एरो कहाँ जा रहा है, ये एरो आके दोबारा कंटिन्यू हो रहा है इस डिसीजन की तरफ। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के बाद इसने दोबारा कौन सी स्टेटमेंट चलानी है, फिर दोबारा चेक करना है कि आई की वैल्यू अभी तक 6 से छोटी या 6 के बराबर है, कंडीशन स्टिल ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अगेन आप नोट कर सकते हो ये डिसीजन फिर ट्रू है, आंसर यस है, अगेन आई प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। हम जो है वो सिर्फ इस स्टेप तक अभी पहुंचेंगे कि आई की वैल्यू जो है वो 2 प्रिंट कर दे। फिर आपका अगेन आई प्लस प्लस होगा, ये आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू भी देख सकते हो, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, अगेन आई की वैल्यू 3 प्रिंट कर देगा, देन आई की वैल्यू 4 प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू 6 प्रिंट करेगा। फाइनल वैल्यू 6 प्रिंट करने के बाद हमारा आई प्लस प्लस जो है वो एक दफा फिर चलेगा, एक दफा इसलिए दोबारा एग्जीक्यूट होगा क्योंकि आपको पता है शोन इन द फ्लो डायग्राम, फिर आई प्लस प्लस आई की वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद ही एग्जीक्यूट होता है। आई की वैल्यू जो है वो आपकी 7 हो जाएगी,
ठीक है, अब की दफा जब कंपैरिजन दोबारा होगा, ये स्टेटमेंट दोबारा चलेगी, तो कंपैरिजन होगा 7 और 6 का। कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी? नो, दिस इज द स्टॉपिंग कंडीशन, जिसकी वजह से इवेंचुअली आपका लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, इस लूप पे एक चीज और हम नोट कर सकते हैं कि हमने जो इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन है वो लूप के अंदर ही की है। यहाँ पे मैंने int I इज इक्वल टू 1 लिखा है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं, जिन एग्जांपल्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो सिमिलर ही है बिल्कुल। यहाँ फर्क सिर्फ ये है कि आर के बजाय एक वेरिएबल के लिया गया है और के को हमने जो डिक्लेयर किया है वो लूप से बाहर किया है। के को इनिशियलाइज हमने लूप के अंदर ही किया है, के इज इक्वल टू 1। कंडीशन हमारी अगेन वही सिंपल है, के लेस देन इक्वल टू 10 और इंक्रीमेंट भी सेम तरीके से दिया गया है के प्लस प्लस, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है। हाँ, डिस्प्ले करवाते हुए हमने थोड़ा डिफरेंस किया है, के इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में एज इट इज प्रिंट करवाए और उसके बाद के की वैल्यू जो प्रिंट करवाई और हर लाइन के बाद वो हैंडल डिस्प्ले करें। ठीक है, तो इसका रिजल्ट चेक करते हैं। जो हमें रिजल्ट देगा, क्योंकि स्क्रीन का फॉन्ट बहुत ज्यादा बड़ा है तो रिजल्ट हमारे थोड़े से आउट होंगे, लेकिन ये फॉन्ट इसलिए बड़ा रखा गया ताकि आपको क्लियर वीडियो में डिस्प्ले हो सके। सो इवेंचुअली फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला है? के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू 3 से लेकर के इज इक्वल टू 10 तक। लेकिन अगर नोट करो तो लास्ट में ये वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 11। इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ हमने अब ब्रैकेट यूज नहीं किए हुए, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट नंबर 6 है, ये तो लूप के साथ साथ चल रही है। ठीक है, जैसे जैसे लूप चलता है ये लूप के साथ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और 10 दफा हमें के इज इक्वल टू प्रिंट हो रहा है और के की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो प्रिंट हो रही है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट नंबर 8 है ये लूप के बाद एग्जीक्यूट होनी है। इस स्टेटमेंट को हमने इसमें इसलिए इंक्लूड किया है इस प्रोग्राम के अंदर ताकि आपको ये पता लगे कि जब ये दो स्टेटमेंट खत्म हो जाती हैं, यानी लूप एंड हो जाता है, तो लूप की फाइनल के वेरिएबल की वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, के की वैल्यू जो है वो आप ऐसे आउटपुट में देख सकते हो कि 11 बनी है और के क्या प्रिंट हुआ है? 11 प्रिंट हुआ है। इसी वजह से लूप स्टॉप भी हुआ, क्योंकि के 11 हो गया था, हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई हुआ और इस चीज को हमने प्रूव किया है के की वैल्यू लूप के बाद प्रिंट करवा कर देखते हैं। आई होप ये आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गई होगी। अब जो है वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पहले हम इनको बंद करें। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। अगेन एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया है? डिक्लेरेशन फिर हम लूप के अंदर लेकर आ गए हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे कि डिक्लेरेशन बाहर रखने से और डिक्लेरेशन अंदर रखने से लूप के अंदर क्या डिफरेंस पड़ता है। अगेन हमारी स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी है, के लेस देन इक्वल टू 100, लेकिन हमारा जो इंक्रीमेंट है वो अब चेंज हो गया। यहाँ पे हमने लिखा है के प्लस इक्वल टू 10। इसकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होगी? के इज इक्वल टू के प्लस 10। हमने ये डिस्कस किए थे। ये ऑपरेटर कौन सा है? ये अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर दो ऑपरेटर से काम एक साथ सरंजाम दे रहे होते हैं। ये क्या करेगा कि के अंदर 10 वैल्यू का इजाफा कर देगा। तो के की इनिशियल वैल्यू जो कि 1 है, जब एक के अंदर 10 प्लस होगा तो के की न्यू वैल्यू क्या बनेगी? ऑब्वियसली 11 बनेगी। अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप के इज इक्वल टू के प्लस 10 भी इसकी जगह रख सकते हो। इसका मतलब ये है कि पुरानी वैल्यू ले, उसके अंदर जो है वो 10 ऐड कर दे, जो न्यू वैल्यू बने वो किसके अंदर कॉपी कर दे? के अंदर कॉपी कर दे। तो आपकी मर्जी है, आप दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। अगेन ब्रैकेट्स हमने इसमें नहीं यूज किए हैं क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, ये सिर्फ के की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है और साथ में एक स्पेस प्रिंट कर रहा है। ये इन्वर्टेड कॉमा खाली नहीं है, इनके बीच में एक स्पेस है। प्रोग्राम को रन करते हैं। आपको जो रिजल्ट मिला है वो है 1, 11, देन 11 प्लस 10 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 एंड 91। 91 से आके हमारा प्रोग्राम इसलिए स्टॉप हो गया क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो है आई के लेस देन 100 और 91 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू बनती वो बनती 101, तो जो कि फॉल्स है, इसलिए 101 प्रिंट नहीं हुआ। 91 पे हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो गया। अच्छा, अब हम जो है वो एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है उसको रन करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर अगेन वी हैव अ के, लेकिन ये लूप जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। आप इस वक्त करना क्या चाह रहे हो कि आप असेंडिंग ऑर्डर के बजाय नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना चाह रहे हो, तो आप अपनी इनिशियलाइजेशन को चेंज करोगे। इनिशियलाइज 1 से करने के बजाय या 0 से करने के बजाय आप के को इनिशियलाइज करोगे 10 से। आपकी स्टॉपिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्टॉपिंग कंडीशन हमने ये दी है कि जब तक के की वैल्यू 0 से बड़ी रहे या 0 से बराबर ना हो जाए, आपका के जो है वो चेंज होता रहे। के में चेंजिंग भी चेंज की है कि आप इसका के प्लस प्लस करने के बजाय के माइनस माइनस कर रहे हो, यानी के में एक नंबर डिक्रीमेंट होता जाए। इवेंचुअली ये वाली स्टेटमेंट अगेन सेम है, के वैल्यू प्रिंट करें और उसके बीच में एक स्पेस प्रिंट करें। ठीक है, इसका रिजल्ट देखते हैं। आपको स्क्रीन पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0 तक वैल्यू प्रिंट की है। अब अगर आप वैल्यू 1 तक प्रिंट करवाना चाहते थे तो आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। कंडीशन आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो कि या तो आप यहाँ पे कर दो के ग्रेटर देन इक्वल टू 1। के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करने पे आपने क्या कर दिया, कंडीशन चेंज कर दी और इसकी स्टॉपिंग वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। लेकिन एक और तरीका भी है, अगर हम यहाँ चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं के ग्रेटर देन 0। के ग्रेटर देन 0 लिखने पे भी आपको आंसर जो है वो 1 तक ही मिलेगा, क्योंकि जब फाइनल वैल्यू 0 बनेगी तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आप दोनों में से कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम का रिजल्ट जो है वो देखने के लिए। अच्छा, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्योंकि अब हम थोड़े से सिंपल लूप से निकल के थोड़ी सी लूप की वेरिएशन की तरफ चीजों को डिस्कस करेंगे। नहीं सॉरी, वेरिएशन तो बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लूप को किसी प्रॉपर वे में प्रोग्राम के अंदर यूज करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम नंबर 4 जो है वो एक सिंपल प्रोग्राम है जिसका काम है कुछ नंबर्स का एवरेज लेना। फिलहाल इसको हमने लिमिटेड रखा हुआ है। एक वेरिएबल क्रिएट किया है टोटल का, जिसको हमने इनिशियलाइज किया है 0 से। एक वेरिएबल लिया है नम, जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे और डिफरेंट नंबर्स की वैल्यू इसके अंदर इनपुट लेते रहेंगे। तीसरा वेरिएबल ऑब्वियसली हमारे पास के है, और ये के वेरिएबल क्या करेगा, लूप के काउंटर वेरिएबल के तौर पे यूज होगा, लूप के अंदर काउंटिंग करेगा। आपने लूप इनिशियलाइज किया है के इज इक्वल टू 1, यानी लूप जो है वो 1 से स्टार्ट हो। के लेस देन इक्वल टू 5, यानी लूप उस तक चलता रहे जब तक के की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। के प्लस प्लस लूप के अंदर एक का इजाफा होता रहे। नाउ नोट कि हमारे पास यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस जो है वो स्टार्ट हो गए, विच इज मेकिंग अ ब्लॉक ऑफ लूप। यहाँ वेव के अंदर माइनस की साइन आ जाती है। आप जैसे ही माइनस की साइन पर क्लिक करोगे आप पूरे के पूरे ब्लॉक को हाइड कर सकते हो। तो ये आसानी होती है डिबगिंग करने के लिए कि पूरा का पूरा ब्लॉक हाइड या डिस्प्ले हो सकता है। तो ये पूरा ब्लॉक जो कि इस कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होके इस कर्ली ब्रेसेस पे एंड हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक लूप के अंदर चलेगा, लूप के साथ चलेगा। इस ब्लॉक में सबसे पहले स्टेटमेंट क्या डिस्प्ले होगी, एंटर नंबर। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट जितनी दफा लूप चलेगा उतनी दफा ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद सी इन नंबर। ठीक है, आप नंबर में इनपुट ले रहे हो वेरिएबल नम के अंदर। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट जो चले, टोटल प्लस इक्वल्स टू नम। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, प्लस इक्वल्स टू जो है वो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर ये आपको कंफ्यूज करता है तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हो, टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस नम। इसको इससे रिप्लेस किया जा सकता है। अगर इस तरीके से लिखना फिजिबल इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ये लेंदी है। प्लस इक्वल्स टू अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो शॉर्ट कर सकता है, इसलिए ज्यादातर यही हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये करेगा क्या, टोटल की जो पुरानी वैल्यू होगी उस पुरानी वैल्यू के अंदर नम की वैल्यू को ऐड कर देगा। तो इवेंचुअली जितनी दफा भी लूप चलेगा हम नम की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। नम की वैल्यू की जो न्यू वैल्यू है वो टोटल के अंदर ऐड होती जाएगी, टोटल की वैल्यू में इजाफा होता जाएगा। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। सिर्फ पहले लूप को ही डिस्कस करते हैं। ये लूप कितनी दफा चलेगा, 5 दफा चलेगा। के की वैल्यू 1 से लेकर के की वैल्यू 5 तक। हर दफा जो है वो हमसे एक नंबर का इनपुट मांगेगा, यानी हमसे 5 नंबर्स का इनपुट लेगा और हर नंबर को टोटल के अंदर ऐड करता जाएगा, यानी टोटल की वैल्यू हर दफा चेंज होती जाएगी। टोटल अपने पास नम वैल्यू को
इजाफा करता जाएगा, अपने अंदर नम वैल्यू ऐड करता जाएगा। अच्छा, इसके बाद जैसे ही ये लूप खत्म होगा 5 दफा चलने के बाद हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एज एवरेज ऑफ 5 नंबर इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट होगी और स्क्रीन पर आपको ये फार्मूला जो है वो कोई वैल्यू डिस्प्ले करेगा। फार्मूला क्या यूज किया हमने, टोटल इज इक्वल टोटल डिवाइडेड बाय k माइनस 1। k माइनस 1 हमने यहाँ क्यों यूज किया है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब लूप खत्म होता है तो k की लास्ट वैल्यू क्या बनेगी, 6। यहाँ पे k की वैल्यू होगी 6, ठीक है। तो 6 माइनस 1 इज 5 और एवरेज का फॉर्मूला ये है कि हम जितने नंबर्स होते हैं उन सारे नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो हमें नंबर की एवरेज मिल जाती है, ठीक है। एवरेज बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि एक बड़ी क्वांटिटी में जब आपके पास वैल्यूज होती हैं, आप हर वैल्यूज को एनालाइज नहीं कर पा रहे होते, तो आपको एक एवरेज चाहिए होती है कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की एवरेज आबादी कितने उम्र की है, या पाकिस्तान में एवरेजली कितने लोग 70 साल के हैं। डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर हमें एवरेज से मिल रहा होता है। तो एवरेज का फार्मूला ये है टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्योंकि हमारे पास 5 है, हम यहाँ 5 भी लिख सकते थे, लेकिन फॉर्मूलाज यूज करने से फायदा ये होता है कि आपको बाद में कोड के अंदर ज्यादा चीजें चेंज नहीं करनी पड़ती। तो अगर आप यहाँ पे k यूज करोगे और अगर आपने कहा कि अब मुझे 5 नंबर का नहीं 10 नंबर का एवरेज निकालना है, तो यहाँ हमें इस स्टेटमेंट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली अब 10 से डिवाइड करके हमें एवरेज में 10 नंबर्स के एवरेज निकाल के देगा। इसको 5 के लिए ही टेस्ट करते हैं क्योंकि 10 नंबर के इनपुट्स हमारे लिए बहुत हो जाएंगे। लेट्स चेक अगेन। फॉर एग्जाम्पल एंटर नंबर 1, 12 दे रहे हैं, दूसरी वैल्यू हम 13 दे रहे हैं, 14 दे रहे हैं, 15 दे रहे हैं एंड 16 दे रहे हैं। तो एवरेज जो है वो इन पांचों नंबर्स की हमारे पास क्या आई है, 14। यानी जो नंबर्स हमने एंटर किए हैं उनकी एवरेज जो है वो 14 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक चीज न्यू इंट्रोड्यूस की कि हम जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट यूज करते हैं तो हम ब्रैकेट कैसे यूज कर सकते हैं, हम लूप को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर आप बोर हो गए हैं तो प्लीज अटेंशन आपकी दोबारा चाहिए होगी स्क्रीन की तरफ। इसका मकसद ये था कि प्लीज पे अटेंशन। अच्छा, अभी फॉर लूप के अंदर ये 5 चीजें हमें डिस्कस करनी है और हम इनको 1 बाय 1 ही डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, गिवन एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। थोड़ी बहुत ये चीज हमारे सामने आई थी अभी, लेकिन अगेन इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये एक सिंपल फॉर का लूप है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्रेशन देने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा k प्लस प्लस ही आए, आप इसकी जगह प्लस प्लस के भी लिख सकते हो। प्लस प्लस के यहाँ लिखो या k प्लस प्लस लिखो, कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता। इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर या प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दोनों का इफेक्ट आपको यहाँ लूप के अंदर नजर नहीं आएगा। तो यहाँ प्लस प्लस के लिखो या k प्लस प्लस लिखो, इट्स सेम। आप यहाँ पर k इज इक्वल टू k प्लस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्सप्रेशन भी आ सकता है इस तरीके का, अगेन इसका मतलब यही है k प्लस प्लस। आप यहाँ पे k प्लस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो, अगेन इसका मतलब यही है k के अंदर 1 का इजाफा करें। तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से ही काम करेंगी, k में जो है वो 1 का इजाफा ही होगा। अच्छा, इसके अलावा एक्सप्रेशन भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल k इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। आप k इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो तो आप एक तरह का एक्सप्रेशन दे रहे हो कि k अब जो है वो डिफरेंट तरीके से चेंज हो। हम अपना ये पॉइंट क्योंकि प्रूव कर चुके हैं कि सी आउट के आखिर में यूज करने की जरूरत नहीं है। k इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 2, अब आपको आंसर दे रहा है, पहले k की वैल्यू 1 है, देन 2 हुई, देन 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। तो लेस देन 10 जो भी वैल्यूज हैं वो उसने अगेन प्रिंट कर दी। आप यहाँ ये भी लिख सकते हो k इज इक्वल टू k माइनस 2, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो एक लूप को नेगेटिव वैल्यूज की तरफ ले जाएगी और लूप की जो ये कंडीशन है k लेस देन 10 ये कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक ऐसे लूप के अंदर जो कि इनफाइनाइट है और नेगेटिव नंबर्स की तरफ चलता रहेगा।
इसको इवेंचुअली आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस हम ऐसे देते हैं विच शुड मेक सेंस, उसका उसका कोई सेंस बने, उसकी कोई लॉजिक बने। बगैर लॉजिक के एक्सप्रेशंस यूज नहीं किए जाते। आप यहाँ ये भी दे सकते हो के मल्टीप्लाई बाय के, लेकिन अगेन अगर थोड़ा सा नोट करो, दिखने में लग रहा है कि के मल्टीप्लाई बाय के वैल्यूज को बढ़ाता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि के की वैल्यू 1 है। जब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, आंसर 1 आएगा। अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन अनफाइनाइट लूप, जो कि 1 1 ही देता रहेगा। So again, expressions, you can use expressions, but expressions should increase value, expressions should make sense. ठीक है, अच्छा इस तरह भी दिया जा सकता है के मल्टीप्लाई बाय के +2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बड़े भी हो सकते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन इसमें दो ही वैल्यूज प्रिंट की है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में के मल्टीप्लाई बाय के इज 1, 1 + 2 इज 3, एक की नेक्स्ट वैल्यू क्या बनी 3, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, 9 + 2 इज 11, 11 जो है वो हमारी इस कंडीशन को फॉल्स कर देता है, तो ये वैल्यूज प्रिंट ही नहीं होगी। तो अगर हम थोड़ा सा वैल्यू से उसको थोड़ा सा बढ़ा दें कि 100 तक इस फॉर्मूले की वैल्यूज प्रिंट करें, तो हाँ अब सीरीज प्रिंट हो सकती है विच हैज वैल्यू 1, 3 एंड देन 11। 11 से आगे इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि 11 11 का 122 सॉरी 121 + 2 अगेन वैल्यू 100 से बहुत ज्यादा एक्सीड कर गई। तो यहीं पे खैर इसको स्टॉप करते हैं। अब सेकंड जो चीज हमें डिस्कस करनी है, यूजिंग वेरिएबल इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज। तो मतलब ये है कि यहाँ मैंने फिलहाल यूज किया है 100, और इस 100 की जगह हम दूसरी चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल और क्रिएट करें जिसका नाम हो स्टॉप, और स्टॉप की वैल्यू हो 10, और इस के को आप यहाँ पे लिख दो कि जब तक के की वैल्यू स्टॉप से नीचे नहीं रहती। ठीक है, तो इवेंचुअली ये वही सेम टाइप का लूप ही होगा। ठीक है, इसको आप रन करोगे तो अगेन जब तक के की वैल्यू 10 से नीचे है आपकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। इवन यहाँ पे भी वेरिएबल दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेरिएबल है स्टार्ट, और स्टार्ट के अंदर आपने वैल्यू दी हुई है फॉर एग्जाम्पल 1, और अब आप यहाँ के इज इक्वल टू 1 के बजाय के इज इक्वल टू स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो इवेंचुअली ये भी यही करेगा, 1 से ही स्टार्ट करेगा, 10 पे ही एंडिंग होगी, और आपकी 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगी। ओके जी, नेक्स्ट चीज, स्कोप ऑफ वेरिएबल इनसाइड लूप एंड इट्स बॉडी। स्कोप, ठीक है, स्कोप को थोड़ा बहुत पहले भी हमने डिस्कस किया था क्लासेस के अंदर, स्कोप को फिर से हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि इसके की वैल्यू का यहाँ इनिशियलाइज करने में और फॉर के लूप के अंदर इनिशियलाइज करने में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अब इस के को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और क्योंकि हमें ये पॉइंट भी समझ में आ गया है कि हम वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, तो हम इस पूरी स्टेटमेंट को ही हटा रहे हैं, और के इज इक्वल टू स्टार्ट की जगह हम के इज इक्वल टू 1 ही ले रहे हैं, और के लेस देन स्टॉप की जगह हम के लेस देन इक्वल टू 10 ही ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ अगर हम लिख दें इंट के इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्रोग्राम को चलाएंगे, प्रोग्राम बिल्कुल इवेंचुअली सेम बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे था, कोई चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर मैं इस के की वैल्यू को यहाँ पर नीचे दोबारा प्रिंट करवाने की कोशिश करूँ, तो ये लाइन जो है मुझे एरर जनरेट करके देगी। अच्छा, अब अगेन एरर जो है वो फिलहाल स्क्रीन पे आपके पास क्लियर नहीं होंगे, तो हम विंडोज प्लस यूज करते हैं जूम करने के लिए। ठीक है, जूम करके एरर क्या है, नेम लुकअप फॉर के चेंज फॉर ISO फॉर स्टोरिंग ब्ला 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 ब्ला। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, एरर जो है वो कुछ बड़ी अजीब लैंग्वेज यूज करते हैं। वी होप कि ये बड़े सिंपल होते और ये हमसे बड़े सीधे सीधे अंदाज में बात कर रहे होते, लेकिन नहीं करते। बट बेसिकली इसका यहाँ मतलब यही है कि के का जो स्कोप है, के की जो पहचान है, वो इस एरिया के अंदर अंदर है। ठीक है, यानी जब आपने के को फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज किया, तो जब तक लूप चलेगा, लूप की जो स्टेटमेंट्स है उनके अंदर तो के पहचाना जाएगा, लेकिन के की पहचान इस स्टेटमेंट ए पे आकर इम्पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इससे बचने के लिए कि अगर आप इफ यू नो कि आपने जो लूप के अंदर वेरिएबल यूज हो रहा है उसको लूप खत्म होने के बाद भी इस्तेमाल करना है,
तो आपको ये पर्टिकुलर के जो है वो बाहर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। आपको के यहाँ इनिशियलाइज करोगे, ठीक है, फिर इस कोड को दोबारा चलाओगे तो अब जो है वो के की वैल्यू बाहर एक्सेस हो सकेगी, उसका स्कोप जो है वो बाहर भी पहचाना जाएगा। वर्ड स्कोप का मतलब ये है, स्कोप को हम आगे और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वर्ड स्कोप का मतलब है कि वेरिएबल की लाइफ कब तक है और वेरिएबल की विजिबिलिटी कब तक है। विजिबिलिटी मीन्स कि वेरिएबल कहाँ तक पहचाना जा सकता है, नजर आ सकता है। लाइफ का मतलब ये है कि वेरिएबल जो है वो अपनी वैल्यू अपने पास प्रोग्राम में कब तक रखेगा। तो स्कोप को ज्यादा क्लियरली हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में हम जब डिस्कस करेंगे फंक्शंस के अंदर करेंगे, लेकिन यहाँ भी क्योंकि स्कोप मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वेरिएबल लूप के अंदर क्रिएट करती हूँ, ठीक है, तो वो कहाँ तक पहचाना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर आई इज इक्वल टू 12 और के मल्टीप्लाई बाय आई जो है वो हमें प्रिंट करके दे, ठीक है। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि हम बेसिकली प्रिंट क्या करवा रहे हैं, हम प्रिंट करवा रहे हैं के मल्टीप्लाई बाय आई। यहाँ पे मैंने एक्स का निशान यूज किया है, मैं कर सकती हूँ क्योंकि ये एक्स का सिंबल हमारे मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, लेकिन एज वी नो प्रोग्रामिंग के अंदर हमें डायरेक्ट यूज करना पड़ता है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो आई को मैंने इनिशियलाइज किया है इसके अंदर और फॉर लूप के अंदर, और ये क्या करेगा के मल्टीप्लाई बाय आई मीन्स हर दफा के अंदर आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर डिस्प्ले करके देगा। तो इवेंचुअली ये कह सकते हैं कि हम 12 का टेबल जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। 12 1 12, 12 2 24 एंड 36 48, तो 10 तक के मल्टीप्लाई बाय 10 तक हमें 120 तक वैल्यूज जो है वो प्रिंट करके उसने दे दी। और आखिर में हमें ये भी बता रहा है कि जी के की वैल्यू लूप खत्म होने के बाद जो है वो 11 हो गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि के साथ मुझे आई की वैल्यू भी प्रिंट करके दे, अगेन यू विल गेट एन एरर। एरर क्यों मिला आपको? क्योंकि ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है लूप के अंदर, इसका स्कोप सिर्फ लूप के अंदर है। फॉर लूप के बाहर ये वेरिएबल पहचाना नहीं जा सकता क्योंकि ये वेरिएबल जो है वो फॉर लूप के अंदर बना है, ठीक है। तो स्कोप का मतलब ये है कि इस वेरिएबल की विजिबिलिटी एंड इस वेरिएबल की लाइफ, यानी लाइफ जब तक लूप चलता रहेगा आई मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही लूप स्टॉप होगा ये आई डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इस आई को आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ऐसा क्यों करेंगे हम लूप के अंदर वेरिएबल क्यों बनाएंगे? हम उस वक्त बनाएंगे लूप के अंदर वेरिएबल जब आपको ये कंफर्मेशन होगी कि ये वेरिएबल सिर्फ इस पर्टिकुलर लूप के अंदर ही यूज होना चाहिए, लूप के बाहर ये वेरिएबल यूज नहीं होना चाहिए। इससे हमें फायदा क्या होगा? इससे हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि हमारी मेमोरी कम इस्तेमाल होगी। जब आपने इस लूप के अंदर आई को कैद कर दिया तो जब तक ये लूप चलेगा मेमोरी में आई स्पेस लेगा। जैसे ये लूप प्रोग्राम में स्टॉप हो जाएगा आई डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इस आई ने जो मेमोरी स्पेस प्रोग्राम के अंदर ली हुई है वो मेमोरी स्पेस जो है वो फारिग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ये ट्रिक यूज की जाती है कि जो वेरिएबल्स आपको पता हो कि वो इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर इस्तेमाल होने हैं उनको उस पर्टिकुलर लूप के अंदर बनाया जाता है ताकि लूप खत्म होने के बाद वो वेरिएबल्स अपनी स्पेस कंज्यूम करना छोड़ दें। लेकिन अगर आप इस आई को बाहर बना दो, अगेन आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही इसी तरीके से काम करेगा, लेकिन क्या होगा? आपका जो स्टेटमेंट है वो एरर भी नहीं देगी, आई की वैल्यू भी आखिर में बता देगा। इस तक उसने वैल्यूज मिला दी हैं, उस वैल्यूज के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं वरना हमें पता नहीं लगेगा कि हमारी वैल्यूज कौन सी हैं, ठीक है। तो अब जो दोनों वैल्यूज हैं के और आई की, वो आखिर में प्रिंट हमें करके देगा कि के की वैल्यू 11 है और आई की वैल्यू 12 है। बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस। हमें क्यों ये वैल्यूज दोबारा चाहिए? क्या हमें इन वैल्यूज की जरूरत है? नहीं है। ऐसे सूरत में हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर रखें क्योंकि हमें पता है कि लूप के बाद हमें इस वेरिएबल को इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है और हम अपना वेरिएबल जो कि हमें सिर्फ लूप के अंदर ही इस्तेमाल करना है हम उसको लूप के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं ताकि मेमोरी मैनेजमेंट हो सके। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस लूप के बाद हमारी कुछ और स्टेटमेंट हो, हमारा प्रोग्राम चलता रहे आगे चले लेकिन उस प्रोग्राम के अंदर वो मेमोरी ज़ाया ना हो। आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ स्कोप। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। फ्रॉम लूप वेरिएशन ओमिटिंग द इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट।
तो चेक करते हैं हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ओमिट करने की बात कर रहे हैं। ओमिट का मतलब है कोई चीज़ को निकाल देना। अच्छा, हम इसी प्रोग्राम से कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हो कि ये k इज इक्वल टू 1 मुझे इधर नहीं चाहिए, तो आप ये कर सकते हो कि आप ये k इज इक्वल टू 1 लूप से बाहर निकाल दो। ठीक है, और हम अगेन आई नहीं ले रहे, हम सिंपल k की वैल्यू ही प्रिंट करवा रहे हैं ताकि हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को समझ सकें कि हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया कि हमारे पास एक लूप था जिसके अंदर ये स्टेटमेंट, ठीक है, लूप के अंदर थी। लेट्स सी, ये है हमारा प्रोग्राम जिसको हम चेंज करने जा रहे हैं। हमारे पास एक सिंपल फॉर का लूप था जिसके अंदर k इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज और डिक्लेयर लूप के अंदर ही हुआ था। व्हाट आई एम क्लेमिंग और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस स्टेटमेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, इसको लूप से बाहर लेकर जाया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो k प्लस प्लस। k प्लस प्लस अगेन हमने ये डिस्कस किया था इन प्रीवियस मतलब प्रीवियस स्लाइड के k प्लस प्लस जो है वो k के डिस्प्ले के होने के बाद होता है। तो हम ये कर सकते हैं कि इसको भी हम यहाँ से हटा दें और डिस्प्ले करवाने के बाद हम k प्लस प्लस जो है वो यहाँ पर लिख दें। क्या किया हमने? हमने इनिशियलाइजेशन को ओमिट कर दिया या बाहर निकाल दिया फॉर के अंदर से। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को भी हमने ओमिट कर दिया या हमने बाहर निकाल दिया। बेसिकली हमने इनको खत्म नहीं किया, हमने इनकी पोजीशन चेंज कर दी। लूप को आप जो है वो चलाओ। अच्छा सॉरी, हम सेमीकोलन मिस कर दिया एज यूजुअल। लूप को आप चलाओ। अगेन सेमीकोलन मिस हो गया। लूप को आप रन करो, ठीक है, तो आपको वही स्टेटमेंट मिलेगी। k जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड इवेंचुअली k जो है वो 10 है। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सेम तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हमने क्या किया है, हमने इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन निकाल के बाहर कर दी और k प्लस प्लस भी जो है वो निकाल कर बाहर कर दिया। लेकिन k प्लस प्लस को हमें क्या किया है, इस ब्रैकेट के अंदर रखा है, ठीक है, ताकि लूप की हर आइट्रेशन के साथ k प्लस प्लस होता है। अच्छा, जो तीसरी चीज है ये भी निकाली जा सकती है, लेकिन इसको हम कहीं और प्लेस नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से डिसीजन निकाल दोगे तो आपका लूप जो है वो फिर भी चलेगा, लेकिन वो एक इनफाइनाइट लूप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये लूप कभी भी स्टॉप नहीं होगा। इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं, बिकॉज आपने ये कंडीशन ही हटा दी कि जब k 10 हो जाए तो रुक जाना, तो अब ये रुकेगा कैसे? तो ऐसे लूप हम नहीं लिखते। जो कंडीशन वाली स्टेटमेंट है वो ऑप्शनल तो है, लेकिन मस्ट इसलिए बन जाती है क्योंकि उसके बगैर लूप रुक नहीं सकता, लूप स्टॉप नहीं हो सकता। तो दीज आर सम वेरिएशन कि आप कौन सी चीज जो है वो हटा के कहाँ रख सकते हो। एक चीज हमने और डिस्कस की थी, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारा एक नॉर्मल लूप है जिसके अंदर एक ही स्टेटमेंट थी, ठीक है, उसमें ब्रैकेट नहीं लगते, लेकिन उसके आगे हम सेमीकोलन लगा दें तो क्या होगा? ठीक है, अगर आप इस लूप को चलाओगे, ठीक है, तो फिलहाल तो वो एरर दे रहा है कि के जो है वो बाहर डिस्प्ले नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने के को लूप के अंदर चलाया है और सेमीकोलन लगाने से आपने इस स्टेटमेंट को यहाँ पर बंद कर दिया है। इसका स्कोप आपने सिर्फ यही एक लाइन तक महदूद कर दिया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? चलो हम कहते हैं कि ठीक है यार, अब के को आप निकाल के कर दो बाहर, कि हम के को इनिशियलाइज बाहर कर देते ताकि वो लूप के बाहर भी एक्सेस हो सके। तब भी क्या होता है, हमें आंसर मिला है k11। k11 और इसको करके देखने वाले कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं मिला, हमें सिर्फ मिला है k11। व्हाट इट डज, जब आप लूप के आगे सेमीकोलन लगा देते हो, सेमीकोलन लगाने का मतलब ये है कि आप लूप को ये कह रहे हो कि काउंटिंग करो, लेकिन काउंटिंग के साथ साथ किसी स्टेटमेंट को नहीं चलाओ। तो ये 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करेगा, लेकिन अपने साथ किसी भी स्टेटमेंट को नहीं चलाएगा, सिर्फ काउंटिंग करके आखिर में k की जब वैल्यू 11 हो जाएगी, लूप स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद इसको ये स्टेटमेंट मिलेगी, तो k की वैल्यू 11 जो है वो प्रिंट कर देगा। अच्छा, जो लास्ट चीज है वो है यूजिंग मोर देन वन वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। सॉरी, दिस इज अ मिस्टेक इन फॉर लूप। ठीक है, इस फॉर लूप हो गया, इसकी जगह होगा इन फॉर लूप। इसके लिए एग्जाम्पल ओपन करते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि फॉर लूप के अंदर आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स को इस्तेमाल करो, एक से ज्यादा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज करो, लेकिन कंडीशन एक ही आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, एक इंटीजर a है और एक इंटीजर b है। a को हमने इनिशियलाइज किया है 1 से, b को हमने इनिशियलाइज किया है 8 से।
हमारे इनिशियलाइजेशन के बीच में हमने यूज किया है कॉमा, यानी आप एक से ज्यादा वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन के बीच में आप उनको सेपरेट करोगे कॉमा से। उसके बाद एज इट इज सिंटैक्स में जैसे सेमीकोलन है, सेमीकोलन आएगा। सेमीकोलन के बाद आपकी लॉजिकल स्टेटमेंट या कंडीशन आएगी। उसके बाद आपका सिंटैक्स का सेकंड सेमीकोलन आएगा। उसके बाद आपने दो एक्सप्रेशन यूज किए हैं, एक ए प्लस प्लस जो कि इंक्रीमेंट है, उसके बीच में कॉमा, और दूसरा एक्सप्रेशन बी माइनस माइनस जो कि डिक्रीमेंट है। अब इस सूरत में अगेन सबसे पहले लाइन कौन सी चलेगी, ये वाली। ये ए को वैल्यू देगा 1, बी को वैल्यू देगा 8। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या चलेगा, ए लेस देन बी, कंडीशन चेक करेगा क्या ए लेस देन बी है। कंडीशन ट्रू है तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी, टैब प्रिंट होगा और बी की वैल्यू जो है प्रिंट होगी, और उसके बाद एंडल प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसने ए से लेकर ये पूरी स्टेटमेंट जो है एज इट इज जो है वो ये प्रिंट कर देगा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, टैब के साथ, और एंडल चलेगा। इस पूरे फॉर के एक इटरेशन में एक स्टेटमेंट चलेगी। जब ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी उसके बाद इस पार्ट में चलना है, ए प्लस प्लस होगा और बी जो है वो माइनस माइनस हो जाएगा। ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 7। चेक करेगा ए की वैल्यू बी से छोटी है, कंडीशन अगेन ट्रू है, अगेन ये स्टेटमेंट जो है वो सी आउट हो जाएगी। इस तरह ही उस वक्त तक चलता रहेगा ये लूप जब तक ए की वैल्यू जो है वो बी से छोटी रहेगी। ठीक है, इसका अब हम आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, आउटपुट हमें क्या जनरेट हो रहा है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 8, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 7, 3, 6, 4, 5। क्योंकि इस स्टेप के बाद ए प्लस प्लस होता तो ए की वैल्यू हो जाती 5 और बी माइनस माइनस होता तो बी की वैल्यू हो जाती 4, जो कि हमारी इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर देगा, ए लेस देन बी को ये फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही फॉल्स हो जाएगी आपका लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो समटाइम मिड पॉइंट्स निकालने के लिए इस तरह के लूप यूज होते हैं, लेकिन आप इनको एक्चुअल लॉजिक के अंदर, एक्चुअल प्रोग्रामिंग में शायद कम ही देखो, बट इट इज पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेस्टेड फॉर लूप्स। नेस्टेड लूप मीन्स एक लूप के अंदर एक और लूप का होना। इनकी वर्किंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। नेस्टेड लूप की सबसे कॉमन एग्जांपल आप अपनी वॉल क्लॉक को ले सकते हो, जिसको अगर आप थोड़ा सा नोट करो तो उसमें 3 तरह की नीडल्स होती हैं। एक छोटी नीडल, एक उससे बड़ी और एक बिल्कुल बारीक वाली। एक सेकंड के लिए होती है, एक मिनट के लिए होती है, एक आवर के लिए होती है। हम ये कह सकते हैं कि क्लॉक जो है वो, वॉल क्लॉक जो है वो 3 नेस्टेड लूप से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जब हमारा सेकंड वाला जो नीडल है वो अपना एक लूप कंप्लीट करता है, 60 सेकंड पूरे होते हैं, तो हमारी मिनट वाली नीडल जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ती है। फिर हमारी सेकंड वाली स्टेप 60 स्टेप दोबारा लेती है, हमारी नीडल वाली जो सुई है वो एक स्टेप आगे बढ़ती है, एंड दिस गोज ऑन। एंड इवेंचुअली जब नीडल्स में मिनट्स वाली सुई अपने 60 स्टेप्स आगे लेती है तो हमारा 1 आवर वाली जो नीडल है वो मूव करती है। सो इन द सेम वे नेस्टेड लूप भी इसी तरीके से काम करते हैं। हमारे पास यहाँ पर इस वक्त एक दो लूप्स हैं जो कि नेस्टेड हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये वाला लूप जो है वो नेस्टेड है इनसाइड दिस लूप। इस लूप को हम इनर लूप कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है वो इनर लूप भी करा सकता है। लेट्स ट्राई टू राइट इट विद हाइलाइटर। और ये हमारा जो है वो आउटर लूप है। ठीक है, तो इसको हम आउटर लूप भी कह सकते हैं। तो हमारे पास एक इनर लूप है और हमारे पास जो है वो एक आउटर लूप है। अच्छा, अब थोड़ी सी इनकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स रेज एवरीथिंग। 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हमने, एक जो है वो आई है और एक जो है वो जे है। जो आउटर लूप है उसमें आपने आई को इनिशियलाइज किया है 1 से, और आउटर लूप जो है वो कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं हो जाती, और आउटर लूप आई प्लस प्लस करेगा। उसके बाद ये बैक स्टार्ट किए हैं, ये स्टार्टिंग बेसिस है लूप के और ये एंडिंग बेसिस है। बाकी सब कुछ इस लूप के अंदर है। ठीक है, लूप के अंदर क्या है, एक और लूप है। ठीक है, उसमें जे किया हमने स्टार्ट किया है 1 से, और जे लेस देन आई हमारी कंडीशन है, और जे प्लस प्लस। अब ये कंडीशन हर दफा चेंज होगी,
वी विल डिस्कस इट किस तरीके से। और उसके बाद ये क्या करे कि ये सारे प्रिंट करे, और जब ये लूप खत्म हो जाए, ठीक है, तो इस लूप के खत्म होने के बाद ये एंडर जो है वो इनर लूप खत्म होने के बाद चलेगा, आउटर लूप के साथ चलेगा। ठीक है, अगेन लेट्स रेज एवरीथिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लूप किस तरीके से काम करेगा। अच्छा, आपको ये तो समझ में आ गया कि बाहर वाला लूप जो है वो 5 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारी मिनट वाली सुई है, जिसमें 1 दफा चल के अपनी आई की वैल्यू क्या कर दी, 1 कर दी। उसके बाद आपका इंटरनल जो लूप है उसको हम ये कह सकते हैं कि वो सेकंड की तरह चलता है, जब तक ये अपना काम कंप्लीट नहीं करेगा हम वापस आउटर लूप की तरफ नहीं आएंगे। तो यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 से शुरू करेगा और कब तक चलेगा, जब तक j की वैल्यू i से कम रहती है। और इस वक्त जब ये आउटर लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो i की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, i की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा, ठीक है, आउटर लूप ने कहा मैं आई 1 हूँ, इनर लूप ने कहा जे ने कहा मैं 1 हूँ, चेक हुआ क्या 1 की वैल्यू 1 से छोटी है कंडीशन या बराबर है, कंडीशन ट्रू होगी और एक डायरेक्ट जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। इसके बाद ये जाएगा जे प्लस प्लस में, जे ने अपनी वैल्यू कर दी 2। यहाँ पे जब ये वैल्यू कंपेयर करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, जैसी कंडीशन फॉल्स हुई इस पूरे लूप की जो वर्किंग है वो स्टॉप हो गई और आपको क्या मिला, ये वाली लाइन। ये लाइन क्या करेगी, एंडल। ठीक है, एंडल करने के बाद ये इस लूप की तरफ वापस चली जाएगी। ठीक है, और आई की वैल्यू यहाँ पर आई प्लस प्लस चलेगा, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगेन लेट अरेज एवरीथिंग, हम इस स्टेप पे पहुंचे कि आई की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 हो गई। दोबारा इनर लूप में एंटर होगा, जे इनिशियलाइज होगा 1 से और इस दफा क्योंकि आई की वैल्यू 2 है तो ये लूप कितनी दफा चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा। ठीक है, अगेन जे 1 होगा, एक स्टार प्रिंट करेगा, अगेन जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर दोबारा एक स्टार प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है और ये स्टॉप हो जाएगा। आई थिंक यू गेट द पॉइंट कि नेक्स्ट टाइम यानी सेकंड दफा जब ये लूप चलेगा तो ये 2 दफा चलेगा जे वाला लूप, तो 2 स्टार जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। फिर इसके बाद दोबारा एंडल प्रिंट होगा, 2 स्टार प्रिंट होने के बाद क्योंकि ये लूप खत्म हो जाएगा, इसका काम रुक जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, एंडल चलेगा और उसके बाद यहाँ आई प्लस प्लस चलेगा और आई की वैल्यू अब की दफा क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। ठीक है, तो ये लूप अब कितनी दफा चलेगा, 1 से लेकर 3 तक। 3 तक चलेगा तो हमारे पास 3 स्टार प्रिंट होंगे। उसके बाद 3 स्टार प्रिंट होने के बाद ये लूप अगेन स्टॉप हो जाएगा, इसने अपना काम खत्म कर दिया। ठीक है, ये स्टॉप हो गया, एंडल चला और नेक्स्ट टाइम जो ऊपर वाला लूप है उसमें आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू 4 हो गई, ये लूप भी 4 दफा चला और हमारे पास 4 स्टार प्रिंट हुए एंड फाइनली हमारे पास ये वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, और ये इंटरनल लूप भी जो है वो 5 टाइम चला। ठीक है, हम इसी को 5 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा 5 तो नहीं बना बट चल जाएगा, है 5 टाइम्स है वो इनर लूप चलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें 5 स्टार जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि आई प्लस प्लस जब चलेगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 पे ये कंडीशन जो है वो हो जाएगी फॉल्स। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ब्लॉक चलना बंद हो जाएगा, तो आपका प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो आउटर लूप जो है वो अपनी आइट्रेशन एक दफा लेता है, इनर लूप अपनी आइट्रेशन जो है वो पूरी कंप्लीट करता है, फिर आउटर लूप अपनी सेकंड आइट्रेशन लेता है, फिर इनर लूप अपनी आइट्रेशन कंप्लीट करता है, फिर वो थर्ड पे जाता है, फिर इनर लूप अपनी आइट्रेशन पूरी कंप्लीट करता है। इस तरीके से ये नेस्टेड लूप जो है वो आपस में वर्क करते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल और करते हैं। ठीक है, क्योंकि वेरी आप बहुत जगह इनको इस्तेमाल करोगे और आगे भी हम जब एरेज पे आएंगे, हम मल्टी डायमेंशन एरेज पे आएंगे, हम कहीं ना कहीं इनको यूज करते रहेंगे। फिर करते हैं इस एग्जाम्पल को। यहाँ पर हमने अगेन थोड़ी सिमिलर एग्जाम्पल ही है, लेकिन हमने क्या किया है कि हमने एक कांस्टेंट इंटीजर n इज इक्वल टू 5। कांस्टेंट हमने डिस्कस किए थे, कांस्टेंट वो वैल्यू होती हैं जिनको हम प्रोग्राम में चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो वो चेंज नहीं हो सकती। अगेन हमने आई और जे क्रिएट किए हैं और इसकी दफा अब की दफा हमने जो लूप है वो एन तक चलाया है। एन तक चलाने से होगा ये कि ये
5 दफ़ा ही चलेगा क्योंकि n की वैल्यू जो वो 5 है। कांस्टेंट इसलिए दिए जाते हैं ताकि प्रोग्राम में अगर आप कांस्टेंट यूज़ करते हो लूप के अंदर, तो आप अगर इस प्रोग्राम को चेंज करना चाहते हो तो आप सिर्फ टॉप पे इस लाइन के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करोगे और पूरे प्रोग्राम में वो हर लूप के अंदर चेंज हो जाएगी। इसलिए ज़्यादातर हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं लूप यूज़ करते हुए, ताकि अगर एक यही लूप मुझे 10 के लिए बनाना हो, 10 यूज़ करना हो, तो बस मैं यहाँ पे n की वैल्यू 10 करूँ और हर लूप के अंदर n की वैल्यू जो है वो 10 ही हो जाए। अच्छा, अगेन ये लूप सेम ही है। आपने एक आउटर लूप लगाया है, एक इनर लूप लगाया है। आउटर लूप जो है वो 5 टाइम्स चल रहा है, इनर लूप वही सेम एग्जांपल है। जो जो बाहर वाले लूप की वैल्यू है उस तक चल रहा है, यानी ये इनर लूप फर्स्ट टाइम 1 दफ़ा चलेगा, सेकंड टाइम 2 दफ़ा चलेगा, थर्ड टाइम 3 दफ़ा चलेगा, देन 4 एंड देन 5 टाइम्स। तो ये जो हमने अभी लास्ट एग्जांपल की थी, ठीक है, ये सेम इसी एग्जांपल की तरह 1 2 3 4 और 5, तो ये सेम कोड है। ठीक है, सेकंड नीचे चलते हैं। सेकंड हमने क्या किया है कि हमने एक और लूप हमने नीचे बनाया है, ठीक है, जो कि अब डिक्रीमेंट लूप है। अगेन ये स्टार्ट हो रहा है i इज इक्वल टू n से, एज यू ऑलरेडी नो n की वैल्यू 5 है, तो ये लूप 5 से स्टार्ट होगा और उस तक चलेगा जब तक i की वैल्यू 1 नहीं हो जाती और या 1 से बड़ी रहती है। और यहाँ पे i माइनस माइनस होगा, यानी ये डिक्रीमेंट लूप है। फिर यानी इस लूप को अगर हम एनालाइज करें तो ये फर्स्ट टाइम चलेगा 5 टाइम, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग होगी इसकी 5 से, इसमें i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 5 होगी, देन 4 होगी, देन 3 होगी, देन 2 होगी एंड इवेंचुअली 1 होगी। ठीक है, लिखा रहने देते हैं। इंटरनल लूप जो है, जो कि नेस्टेड लूप है, वो हर दफा 1 से स्टार्ट होगा। अगेन इससे कहाँ तक चल रहा है, i तक। तो फर्स्ट टाइम जो इंटरनल लूप है वो कितनी दफा चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा। ठीक है, सेकेंड दफा 4 टाइम्स चलेगा, थर्ड दफा 3 टाइम्स चलेगा, देन 2 टाइम्स चलेगा एंड देन इवेंचुअली ये 1 टाइम चलेगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो पैटर्न हमने यहाँ क्रिएट किया था, अब हम उससे उल्टा पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं। मीन्स 5 4 3 2 एंड 1, यानी फर्स्ट टाइम 5 टाइम्स स्टार प्रिंट हो, 5 स्टार्स प्रिंट हो, फिर 4 स्टार्स प्रिंट हो, फिर 3 स्टार्स प्रिंट हो, फिर 2 हो और फिर 1 हो। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं, ये लाइन हटाते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपको इस तरह का डिजाइन बनाकर, इस तरह का ट्रायंगल बनाकर जो है वो डिस्प्ले करेगा। आप चाहो तो इस आउटपुट को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ फिलहाल क्योंकि एक कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा था तो सिंगल कोटेशन यूज हुई थी, आप यहाँ डबल कोटेशन यूज करके दो इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हो। ठीक है, और दो कैरेक्टर्स भी प्रिंट करवा सकते हो कि पहले डायरेक्ट प्रिंट करे स्पेस प्रिंट कर दे, तो जो आउटपुट है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है, थोड़ा सा वाइड हो सकता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू जिस तरीके से आप करना चाहो। थर्ड टाइप का जो लूप है हमारे पास, वो हमारे पास है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप और वाइल लूप दोनों तकरीबन एक जैसे ही हैं। वाइल लूप में कंडीशन जो है वो पहले चेक होती है और अगर कंडीशन ट्रू हो तो लूप चलता है। डू वाइल लूप में आपका पहले आता है एक कीवर्ड डू, उसके बाद आपकी बॉडी ऑफ लूप के जो भी आप एग्जीक्यूट, जो भी आप रिपीट करवाना चाहते हो, उसके बाद आखिर में होती है कंडीशन अगेन, जिसके ट्रू होने पे लूप दोबारा चलता है और अब जिसके फॉल्स होने पे लूप जो है वो स्टॉप हो जाता है। सेमीकोलन डू वाइल लूप में मस्ट है और आपको ये देना लाजमी है। अच्छा, डू वाइल लूप में वाइल लूप में डिफरेंस ये है कि वाइल लूप अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई तो नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। लेकिन डू वाइल लूप एट लीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट लाजमी होता है। ये दो चार्ट्स हैं वाइल और डू वाइल के। वाइल में हम देख सकते हैं, ठीक है, कि पहले जो है वाइल टेस्ट करता है, अगर ट्रू हो जाए, ठीक है, ट्रू की सूरत में बॉडी ऑफ लूप को चलाता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है, फिर दोबारा टेस्ट एक्सप्रेशन होता है, अगर ट्रू हो जाए तो बॉडी ऑफ लूप चलाता है। ये लूप उस वक्त तक ये चलता रहता है जब तक ये टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही फॉल्स होता है लूप जो है वो स्टॉप हो जाता है। मीनवाइल डू वाइल के अंदर ये प्रोसेस थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। सबसे पहले बॉडी ऑफ लूप चलाता है विदाउट चेकिंग द कंडीशन, उसके बाद कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपका लूप जो है वो दोबारा ऊपर जाता है, बॉडी चलाता है, फिर चेक करता है और ये लूप उस वक्त तक चलता रहता है जब तक ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो या ये कंडीशन जो है वो फॉल्स ना हो जाए।
जैसी कंडीशन फॉल्स होती है आपका लूप जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, देयर आर अदर वेज टू क्रिएट वाइल लूप, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल ट्रू, आप वाइल के ब्रैकेट के अंदर ट्रू लिख सकते हो। एज यू ऑलरेडी डिस्कस्ड के बूलियन हमेशा आंसर्स होते हैं, यानी जो जो आपके टेक्स्ट एक्सप्रेशन होते हैं, जो आपकी कंडीशन होती है, इनका आंसर जो है वो बूलियन वैल्यू होती है। तो आप वाइल के अंदर डायरेक्ट बूलियन वैल्यू भी लिख सकते हो। वाइल ट्रू एक ऐसा लूप है जो कभी भी स्टॉप नहीं होगा, एक इनफाइनाइट लूप है, ये हमेशा चलता रहेगा। तो हमें यहाँ कुछ करना पड़ेगा, कुछ हम आगे कुछ टेक्निक देखेंगे कि यहाँ कोई ऐसा कोड डालें जिसकी वजह से ये लूप स्टॉप हो। अगेन इसकी रिप्लेसमेंट है वाइल वन। ठीक है, वाइल वन भी ट्रू की तरह ही है क्योंकि वन रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। अगेन यहाँ हमें कुछ ऐसा कोड डालना पड़ेगा कि लूप स्टॉप हो, अदरवाइज ये इनफाइनाइट लूप्स हैं, ये चलते रहेंगे, इनकी स्टॉपिंग कंडीशन नहीं है। थर्ड टाइप जो है वो है फॉर लूप की। फॉर लूप को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैं इसमें से तीनों चीजें निकाल दूं, ठीक है, सेमीकोलन मस्ट है, अगर बाकी तीनों चीजें अगर हम ओमिट कर दें तो ये लूप अगेन इनफाइनाइट बन जाता है, जो कि चलता रहेगा और कभी भी स्टॉप नहीं होगा। लेट्स सी while loop एग्जाम्पल। ठीक है, while loop और do while loop के एक एक एग्जाम्पल को हम चेक करते हैं। स्टार्टिंग विद while loop एग्जाम्पल। अच्छा, while loop, ओके, स्टार्टिंग विद while loop एग्जाम्पल। ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी एग्जाम्पल क्रिएट किए ताकि तो प्रॉपरली while loop का वर्किंग डिस्कस कर सके। नंबर वन, यू ऑलरेडी नो, आई स्ट्रीम हमने सीन किया आउट एंड एंडल के लिए यूज किया। सी मैथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। ये एक मैथमेटिकल लाइब्रेरी है जो कि हमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस देती है जो कि सारे के सारे मैथ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं सी मैथ को। यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली सी मैथ को यूज किया है स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए। ठीक है, SQRT फंक्शन उस तक नहीं चलेगा जब तक आप सी मैथ को इंक्लूड नहीं करोगे। थर्ड जो फाइल हमने इंक्लूड की है विच इज conio.h। conio.h एक पुरानी सी की फाइल है, इसलिए इसके आगे .h लगा हुआ है। ये सी की लाइब्रेरी है, C++ की नहीं है। इसमें हमें एक्चुअली एक फंक्शन है जो हम यूज करना चाह रहे हैं, वो है getche। ये getche एक फंक्शन है, वो हमारे प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकता है। और इसके अलावा इसका बेसिक काम ये है कि वन कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है, हम इससे एक कैरेक्टर का इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी, हम इस conio.h को हमने इंक्लूड किया है ताकि हम इस वन कैरेक्टर इनपुट जो है वो ले सकें। देन यूजिंग नेमस्पेस yesterday integer में we are already familiar with this code। हमारा प्रोग्राम मेन स्टार्ट हो रहा है इस लाइन से, कैरेक्टर ch is equals to y। हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट किया ch जिसकी वैल्यू दिया y। हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसको y देना क्यों जरूरी है। फिर हमने दो वेरिएबल डिस्कस किए हैं जो कि डबल टाइप के हैं, एक नंबर है और एक आंसर है। इनको हमने डबल टाइप का इसलिए लिया है क्योंकि व्हेन वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट तो वैल्यूज बहुत पॉइंट्स में, एक्सट्रीम वैल्यूज हमें आ सकती हैं, हमें वैल्यूज पॉइंट्स में मिल सकती हैं और उनकी प्रिसिशन काफ़ी हाई हो सकती है। और हर तरह का नंबर जो है वो डबल वेरिएबल के अंदर कवर हो जाता है। फिर कंडीशन हमने चेक की है while ch डबल इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन में y, यानी आप एक कंडीशन चेक कर रहे हो कि अगर ch की वैल्यू, ch एक कैरेक्टर वेरिएबल है, हम कैरेक्टर्स भी मैच कर सकते हैं कंडीशनल अपने रिलेशन ऑपरेटर्स के अंदर। तो हम मैच कर रहे हैं कि अगर ch की वैल्यू y के बराबर है, और कैरेक्टर्स मैच करते हुए हमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि हम सिंगल कोटेशन के अंदर कैरेक्टर्स को दें। ठीक है, तो ये सिंगल कोटेशन के अंदर y हमने बंद किया है चेक करने के लिए। डबल टू इक्वल टू ऑपरेटर से ये चेक करेगा कि दोनों वैल्यूज मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर ch को इनिशियलाइज किया है स्मॉल y से, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसी कंडीशन ट्रू होगी ये प्रोग्राम चलेगा आगे। हमारी पहली स्टेटमेंट आएगी एंटर अ नंबर, चेन नंबर, उसमें इनपुट ले लेगा। या उसकी स्टेटमेंट, चेन की स्टेटमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई दफ़ा कि आउटपुट और इनपुट के लिए होती हैं। देन यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है अपना स्क्वायर रूट।
हमने फंक्शन को यूज कैसे किया है, SQRT ऑफ नंबर, मीन्स जो भी हम नंबर इनपुट लें वो नंबर जो है वो स्क्वायर रूट फंक्शन को मिले, स्क्वायर रूट फंक्शन उसका स्क्वायर रूट निकालेगा और आंसर के अंदर उसका रिजल्ट जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो आंसर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आंसर के अंदर स्क्वायर रूट आ जाएगा जो भी हमने नंबर दिया होगा। फिर थोड़ा सा वही हमें थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन चाहिए, हमने लिखा है स्क्वायर रूट इज और आंसर हमारा शो कर दे, उसके बाद एंडल आए, फिर हमसे वो करे सवाल, डू यू वांट टू do you want the square root of another number? आप दोबारा इस प्रोग्राम को चलाना चाहते हो, then एंडल आए, प्रेस y for yes, ये भी स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट हो जाए। इसके बाद वेट करें हमारी आंसर के लिए, ये स्टेटमेंट वेट करेगी। ch इज इक्वल टू गेट ch आपका स्क्रीन पे स्टॉप रहेगा उस वक्त तक जब तक आप एक कैरेक्टर प्रेस नहीं करोगे। जैसे ही आप एक कैरेक्टर प्रेस करोगे आपको एंटर भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जैसे ही कैरेक्टर प्रेस होगा ये आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते ही एक एंडल जो है वो स्क्रीन पर और प्रिंट होगा। ये एंडल सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए है ताकि हर चीज न्यू लाइन पर जो है वो आए। अच्छा, ये ब्रैकेट्स किसके हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप ये माइनस साइन चेक कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे ही माइनस कर रहे हो तो रिटर्न 0 से पहले पहले तक वाइल का ब्लॉक है पूरा, ठीक है। ये पूरा वाइल का ब्लॉक है, इसका मतलब ये जो एंडिंग ब्रैकेट है रिटर्न 0 से नीचे वाले ये ब्रैकेट वाइल के ब्रैकेट्स हैं। यहाँ तक हमारा वाइल का लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे। प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आपके पास आ गया एंटर अ नंबर, फॉर एग्जांपल द नंबर इज 9 का स्क्वायर रूट 3 प्रिंट हो गया। और क्योंकि मैंने फॉन्ट बहुत बड़ा किया हुआ है इसलिए मेरी लाइंस जो है वो नीचे आ रही हैं, बट आपका ये शायद सिंगल लाइन में ही आएगा। डू यू वांट द स्क्वायर रूट ऑफ अनदर नंबर, प्रेस y फॉर यस। फॉर एग्जांपल यू प्रेस y, में नजर आ रहा है हमने स्क्रीन पे y प्रेस किया तो दोबारा आ गया एंटर नंबर। आप दे दिया 45 का स्क्वायर रूट है 6.7। डू यू वांट टू रन अगेन यस। इवेंचुअली ये प्रोग्राम उस तक चलता रहेगा जब तक मैं नंबर देती रहूंगी। इट्स वेरी एफिशिएंट बिकॉज वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमें निकाल कर दे सकता है। आप बहुत बड़े बड़े नंबर से स्क्वायर रूट भी जो है वो इसको कह सकते हो कि वो आपको स्क्वायर रूट निकाल के दे। इसके बाद जब आप चाहते हो कि प्रोग्राम आगे ना चले तो आप इस बाय के अलावा कोई भी कैरेक्टर दे सकते हो जिसकी वजह से प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। आइदर एन दो फॉर नो या स्पेस प्रेस कर दो, कुछ भी। फिलहाल मैं प्रेस कर रही हूँ टी, जैसे मैंने टी प्रेस किया प्रोग्राम आपका स्टॉप हो गया, ठीक है। देयर इज वन मोर एग्जांपल जो कि डू वाइल के साथ है। लेट्स वो भी तकरीबन सिमिलर एग्जांपल ही है, इसको डिस्कस कर लें तो ताकि हमें वाइल में और डू वाइल में डिफरेंस समझ में आ सके कि क्या है। अब इस एग्जांपल को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलर एग्जांपल ये अगेन ये देख सकते हो तीनों वही हेडर फाइल्स हमने अभी लास्ट डिस्कस की, तीनों वही हेडर फाइल्स इंक्लूडेड है बिकॉज अगेन वी आर यूजिंग द सेम फंक्शन। और इसका कोड नीचे से स्टार्ट करते हैं। अब आपने यहाँ पे नोट करो सी एच इजिकल टू वाई नहीं किया, आपने डायरेक्ट एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है सी एच। डबल जो नंबर एंड आंसर एग्जैक्टली सेम है। अब लूप स्टार्ट हो रहा है डू से, और लूप के नीचे ब्रैकेट्स देख सकते हो। जैसे इसको माइनस करोगे आपको पता लग जाएगा कि लूप जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ वाइल जाकर एंड हो रहा है। इसको ऐड करते हैं, बाकी सब कुछ इस लूप के अंदर है, ठीक है। इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको सारी स्टेटमेंट जो लूप के अंदर है वो नजर आएंगे। अगेन वही है, एंटर नंबर, नंबर, आंसर इज इक्वल टू SQRT हमने ऊपर देख लिया। सी मैथ हमने इंक्लूड किया स्क्वायर रूट यूज करने के लिए। स्क्वायर रूट शो करे, डू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस y फॉर यस। लेकिन एक स्टेटमेंट जो है वो नाक नीचे वाली मैंने चेंज कर दी है, वो है सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच। गेट सी एच ई यूज करने के बजाय इस दफा हमने यूज किया है गेट सी एच। तो पहली बात तो हमें यहाँ पर इस सी एच को वाई नहीं करना पड़ा, ठीक है। डू की वजह से ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम द लूप लास्ट चलेगा। सेकेंड चीज ये कि यहाँ कंडीशन अब कहाँ पे चेक हो रही है, बिल्कुल लास्ट में कंपेयर कर रहा है सी एच इक्वल टू वाई, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप दोबारा चलेगा, अदरवाइज ये लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा, लूप जो है वो दोबारा नहीं चलेगा। तो एक दफा रन कर लेते हैं, ठीक है। अगेन सेम तरीके से चलेगा, एंटर नंबर फॉर एग्जांपल 34 5.8 ब्ला ब्ला, ओके। डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब मैं वाई प्रेस कर रही हूँ लेकिन वो वाई आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। मैंने वाई प्रेस किया है, सबूत यह है क्योंकि ये दोबारा चल गया, वाई की वजह से दोबारा चलना था। नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने गेट सी एच ई यूज नहीं किया, मैंने गेट सी एच यूज किया है,
getChe एक डिफरेंट फंक्शन है, स्टैंड फॉर गेट कैरेक्टर एको, मीन जो कैरेक्टर आप टाइप कर रहे हो वो स्क्रीन पे नजर भी आए। getch में ई क्योंकि नहीं है लास्ट में, उसमें एको नहीं है तो कैरेक्टर आपको नजर नहीं आता। ठीक है, आपने एक और नंबर दिया, जब तक आप, अब मैंने कोई और प्रेस किया है तो वो स्टॉप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास गेंद दफा रन कर लेते हैं क्योंकि ठीक है, आप जैसे कोई और कैरेक्टर प्रेस करोगे, बहुत तेजी से जा रहा है। ठीक है, जैसे कोई और कैरेक्टर प्रेस करोगे, वाई प्रेस मैंने नहीं किया तो गेम जो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये भी देख सकते हो हमारा सेमीकोलन अगेन मौजूद है। वाइल के आगे डू वाइल में आपने सेमीकोलन लाजमी देना है, ब्रैकेट वाइल से पीछे आएंगे और कंडीशन जो है बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे वाइल के अंदर होती है। ठीक है, यहाँ पे आकर हमारा ये लेक्चर जो है वो एंड होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगे या कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट चाहते हो या आपको लगता है कोई सजेशन देना चाहते हो तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन फेसबुक राइट नाउ। जल्दी हम अपना जूम का सेशन जो है वो भी रखेंगे जिसमें लाइव क्वेश्चन आंसर्स हम आंसर करेंगे। तो मैं चाहती ये हूँ कि आप इस लेक्चर से गो थ्रू करो, आप इस लेक्चर को पहले देख लो, इसके थ्रू प्रैक्टिस कर लो, जो प्रोग्राम्स हैं उनको प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा ये प्रोग्राम जो है वो हैंडआउट की सूरत में अपलोड हुए हुए हैं एलएमएस पे, वो हैंडआउट्स भी देख लो, असाइनमेंट्स भी अपलोड हुए हुए हैं, वो असाइनमेंट्स भी देख लो ताकि लाइव सेशन आने से पहले पहले हम सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर सकें। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।